का महीना था। रात भर ठंडी हवाएं चलती रहीं। पूरा गांव बर्फीली ओस की चादर में लिपटा हुआ था। खेतों के ऊपर धुंध की मोटी परत छाई थी। मुर्गे भी जैसे आज देर से बांग देने का मन बना चुके थे। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी। टूटी हुई छप्पर से हवा अंदर आ जाती थी। अंदर एक आदमी फटे कंबल में लिपटा हुआ करवटें बदल रहा था। वो था रघुवीर, एक गरीब मजदूर, उम्र करीब 30 साल। चेहरे पर मेहनत की लकीरें साफ दिखती थीं। पास में उसकी बीवी सरिता राख में हाथ सेक रही थी और चूल्हे पर पानी गर्म करने की कोशिश कर रही थी। अरे रघुवीर, उठो ना, सूरज निकल गया है। काम पर नहीं जाओगे क्या आज? सूरज तो निकला है पर जाड़ा नहीं गया। ये ओढ़ने से भी सर्दी हड्डी में चुभ रही है सरिता। आज तो लगता है पूरा शरीर जम जाएगा। तुम्हें पता है ना, ठाकुर जी के गोदाम पर अगर देर हो गई तो मजदूरी कट जाएगी। बच्चों के लिए दाल तक नहीं बची घर में। हाँ मालूम है, ये ठंड भी जैसे गरीबों की दुश्मन है। अमीर लोग तो अंगीठी के पास रजाई में पड़े रहते हैं और हम। रघुवीर वो बात अधूरी छोड़कर खड़ा हुआ। रुको, कुछ खा लो, पेट में कुछ जाएगा तो ताकत बनेगी। क्या है खाने को? बस कल का बचा हुआ सूखी रोटी और थोड़ा गुड़। रघुवीर ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर वो मुस्कान थकी हुई थी। गुड़ तो मिठास देता है, पर आज यह भी ठंडा पड़ गया है। वो रोटी खाकर लाठी उठाकर झोपड़ी से बाहर निकल गया। हवा के झोंके ने उसके गाल सुन्न कर दिए। गांव से गोदाम तक का रास्ता करीब 5 किलोमीटर का था। रास्ते भर धुंध इतनी घनी थी कि सामने कुछ दिखता नहीं था। मिट्टी पर पाले की परत जम चुकी थी। रास्ते में वही पुराने साथी मिले, गोलू, रमेश और चमन। अरे रघुवीर, आज भी निकला है रे तू? लगा था आज तो तू रजाई से बाहर नहीं निकलेगा। भाई रजाई तो है नहीं, बस फटे कंबल में खुद को समेटे निकले हैं। सर्दी तो जान ले लेगी इस बार। कल रात हमारे घर के पास तालाब जम गया पूरा। अरे सुनो, ठाकुर ने कहा है आज जल्दी पहुंचना। नए चावल की खेप आई है, जो देर करेगा उसका हिसाब कटेगा। ठाकुर के हिसाब में तो हमेशा हम ही घाटे में रहते हैं। फिर भी चलो, चलना तो पड़ेगा। चारों चल पड़े धुंध में खोए रास्ते से। हर कदम पर मिट्टी से भाप उठती थी। पांव की उंगलियां जमी जा रही थीं। गोदाम पर पहुंचते ही आग की लपटें देख सबने हाथ सेकना शुरू किया, मगर आग सिर्फ ठाकुर और उसके चेलों के पास थी। मजदूरों के हिस्से में बस धूल और धुआं। अरे ओ रघुवीर, फिर देर से आया रे तू? अभी तो 2 घंटे पहले सब पहुंचे थे। मालिक, धुंध बहुत थी, रास्ता दिख नहीं रहा था। बहाने मत बना, आज आधा दिन की मजदूरी कटेगी, समझा? रघुवीर कुछ नहीं बोला, बस अपनी जगह जाकर बोरियान उठाने लगा। हाथ लाल पड़ चुके थे, उंगलियों की चमड़ी फट रही थी। हर बार बोरा छूने पर ठंड जैसे सीधी हड्डियों में उतर जाती। पास में गोलू बोला, रघुवीर, इतनी सर्दी में काम करना जान का खतरा है। चलो आज थोड़ा ढीला काम करते हैं। ढीला काम करने से घर में रोटी ढीली पड़ जाती है। गोलू, चलो हाथ चलाओ। दोपहर तक सूरज थोड़ा निकला, मगर हवा अब भी ठंडी थी। सब मजदूर चूल्हे के पास बैठे रोटी सेक रहे थे। रघुवीर ने अपनी बोरी से वह सूखी रोटी निकाली और आग पर गर्म किया। रघुवीर, तेरी बीवी अच्छी रोटी बनाती है यार, खुशबू दूर तक जाती है। हाँ, पर जब आटा ही मुश्किल से मिलता है तो हर रोटी दावत लगती है। तेरे बच्चे कैसे हैं? ठंड में बीमार पड़ गए हैं दोनों। छोटे बेटे को खांसी है, डॉक्टर के पास ले जाने का सोच रहा हूं, पर पहले मजदूरी मिले तब। सब चुप हो गए। उस सन्नाटे में बस आग की चटकने की आवाज थी। शाम होते ही
हवा और तेज हो गई। मजदूर अपने औजार समेटने लगे। ठाकुर पैसे गिन रहा था। आज आधा दिन की मजदूरी 75 रुपए लेना है तो ले जा, वरना कल पूरा दिन काम कर लेना। ठीक है मालिक। उसने पैसे ली और कांपते हाथों से जेब में रख ली। भाई 75 रुपए में क्या होगा? कम से कम चूल्हा तो जल जाएगा। रात का अंधेरा उतर चुका था। रास्ते में ओस की बूंदें अब जमकर बर्फ सी लग रही थीं। रघुवीर धीरे धीरे चलता हुआ घर लौटा। झोपड़ी के अंदर सरिता ने मिट्टी का चूल्हा जलाया हुआ था। बच्चों के लिए आलू उबाल रही थी। आ गए तुम। देखो आज बच्चों के लिए आलू उबाल रखे हैं। अच्छा किया, आज गोदाम पर ठंड ने जान निकाल दी। मजदूरी मिली? आधा ही मिला। ठाकुर ने कहा देर से पहुंचे थे। हमेशा वही बात पर क्या करे, ठंड में इंसान का शरीर भी साथ नहीं देता। हाँ, लेकिन जब तक सांस है काम तो करना ही पड़ेगा। वो दोनों बच्चों के पास जाकर बैठे। रघुवीर ने अपनी बेटी काव्या के सिर पर हाथ फेरा। बाबू बहुत ठंड लग रही है। अब नहीं लगेगी बेटा, अब ये कमीज तेरी ढाल है। तुम खुद ठंड में कांप रहे हो, फिर भी। माँ बाप की ठंड बच्चों की गर्मी में ही निकल जाती है सरिता। 3 दिन बीत चुके थे। सर्दी अब जैसे जान ले लेने वाली हो गई थी। हवा में नमी नहीं, सीधे बर्फ की सुइयां चल रही थीं। गांव की गलियां सूनी थीं। लोग दरवाजे बंद करके रजाई और अलाव के सहारे खुद को बचाने की कोशिश में लगे थे। पर रघुवीर के घर में तो ना रजाई थी, ना अलाव के लिए सूखी लकड़ियां। झोपड़ी के कोनों में हवा सीटी बजा रही थी, मानो कह रही हो, देखो कौन बच पाता है आज। रघुवीर, बाहर का दरवाजा कसकर बंद करो, हवा अंदर आ रही है। बच्चों के होंठ नीले पड़ गए हैं। लकड़ी की कील निकल गई है, रस्सी से बांधता हूँ। उसने टूटी रस्सी से दरवाजा कसकर बांधा और लौटा तो देखा सरिता ने बच्चों को अपनी गोद में समेट रखा है। बाबू बहुत ठंड लग रही है, आग जलाओ ना। रघुवीर ने चारों ओर देखा। लकड़ी नहीं थी, सिर्फ पुरानी बांस की टोकरियां और कुछ सूखे पत्ते। सरिता, ये टोकरियां ही जलानी पड़ेंगी, नहीं तो बच्चे जम जाएंगे। पर यही टोकरियां तो काम में आती हैं। जीने के लिए पहले सांस चाहिए, बर्तन बाद में काम आएंगे। उसने टोकरियां तोड़ी, चूल्हे में रखी और माचिस जलाई। थोड़ी देर में आग की लौ उठी, पर वो लौ इतनी कमजोर थी कि बस कुछ मिनटों में बुझने लगी। सरिता, अगर कल तक लकड़ी न मिली तो ये झोपड़ी भी बर्फ बन जाएगी। अगले दिन सूरज तो निकला, पर उसकी किरणों में भी गर्मी नहीं थी। पूरा गांव जैसे मौत की नींद में था। लोग घरों में बंद थे। खेतों पर अब सफेद बर्फ की परत जम चुकी थी। रघुवीर ने बाहर झांका। हवा में धुंध ऐसे घूम रही थी जैसे किसी भूत का साया हो। कहीं मत जाना आज, ठाकुर का गोदाम भी बंद होगा। सुना है कल रात उसके एक मजदूर की ठंड से मौत हो गई। अगर मैं ना जाऊं तो बच्चों को खाने को क्या दूं सरिता? मौत तो वैसे भी हमारे दरवाजे पर खड़ी है। पर जाओगे तो ठंड तुम्हें भी ले जाएगी। मैं नहीं चाहती तुम्हें खो दूं। रघुवीर चुप रहा और दीवार पर टंगा पुराना गमछा उठाकर सिर में बांधा और चल पद्दा। बाबू जल्दी आना। अगर भगवान ने चाहा तो आज थोड़ा राशन लेकर लौटूंगा बेटा। रास्ता अब किसी बर्फीले जंगल से कम नहीं था। पेड़ों पर ओस नहीं, बल्कि बर्फ की मोटी परत जमी थी। हर कदम पर मिट्टी की जगह फिसलन थी। ऐसी ठंड तो पिछले 20 साल में नहीं देखी। लगता है भगवान भी इस बार परख रहे हैं। गोदाम पर पहुंचते ही देखा सब मजदूर एक जगह इकट्ठा थे, पर काम रुका पड़ा था। आज काम बंद है, माल नहीं आया है। जो आ गए हो जा सकते हो। साहब, कम से कम आधे दिन का पैसा तो दो, ठंड में आए हैं हम। किसने बुलाया था तुम्हें? अपनी मर्जी से आए।
अपनी मर्जी से जाओ। सबके चेहरे उतर गए। किसी में ताकत नहीं थी बहस करने की। रघुवीर चुपचाप मुड़ा और वापस चल पड़ा। उसकी उंगलियां सख्त हो चुकी थीं। घर पहुंचा तो देखा सरिता ने बच्चों को गोद में लेकर बैठी थी। चूल्हा बुझा हुआ था। आग क्यों नहीं जलाई? लकड़ी खत्म हो गई रघुवीर, टोकरियां भी नहीं रही, सुबह से कुछ खाया नहीं सबने। रघुवीर ने जेब टटोली। खाली? ठाकुर ने पैसे नहीं दिए, अब क्या करेंगे? रघुवीर कुछ नहीं बोला। बाहर गया और झोपड़ी के पीछे पड़े पुराने लकड़ी के खंभे देखे। वो गांव के कुएं की टूटी बाड़ थी। उसने सोचा अगर चोरी भी कहलाए तो क्या बच्चों की जान बड़ी है। वो बाड़ तोड़ लाया और आग जलाई। थोड़ी देर में झोपड़ी में हल्की गर्मी फैल गई। बच्चे मुस्कुराए। बाबू अब अच्छा लग रहा है। बस यही आग जलती रहे बेटा, यही हमारी जिंदगी की आस है। 3 दिन बाद सर्दी और भी बढ़ गई। अब हवा चलने से पहले ही लोग दरवाजे कसकर बंद कर लेते थे। रघुवीर की बेटी काव्या को तेज बुखार चढ़ गया। रघुवीर, यह तो जल रही है बुखार में, कुछ करो, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर तक पहुंचने के लिए 2 मील चलना पड़ेगा सरिता। इस ठंड में रास्ता भी बंद है। तो क्या इसे ऐसे ही छोड़ दे? रघुवीर ने काव्या को अपनी गोद में उठाया। उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। मैं भगवान से हार नहीं मानूंगा। वो काव्या को उठाकर झोपड़ी के बाहर निकल पड़ा। हवा उसके चेहरे पर बर्फ बनकर चुभ रही थी। रघुवीर उनके दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। कौन है रे इस वक्त? मैं रघुवीर, मेरी बेटी को तेज बुखार है, कृपा करके देख लो बाबा। इतनी ठंड में बच्ची बाहर क्यों लाई रे पगले? खुद मर जाएगा और इसे भी मार डालेगा। मर भी गया तो क्या फर्क पड़ता है बाबा, बस मेरी बेटी बच जाए। वैद्य ने बच्ची को देखा, कुछ जड़ी बूटी दी और कहा, गर्म कपड़ा नहीं है क्या इसके पास? कुछ नहीं है बाबा, बस ये पुराना कंबल है। इस सर्दी में गरीब का बचना मुश्किल है बेटा, पर कोशिश कर आग जलाए रखना और ये दवा दे देना। रघुवीर ने धन्यवाद किया और वापस भागा। झोपड़ी में पहुंचकर उसने आग जलाई, दवा दी और पूरी रात काव्या को गोद में लेकर बैठा रहा। बाहर बर्फ गिर रही थी, पर अंदर पिता का प्यार जल रहा था। ठंड चाहे जितनी बढ़ जाए, मैं नहीं टूटूंगा। मैं अपनी बेटी को बचाकर रहूंगा। धीरे धीरे सुबह की पहली किरण आई। काव्या का बुखार थोड़ा उतर गया। सरिता की आंखों में आंसू थे। देखा, भगवान ने हमारी सुनी। भगवान नहीं सरिता, यह आग, ये हिम्मत और ये प्यार ही भगवान है। जनवरी का पहला हफ्ता था। सर्दी अब कम नहीं हो रही थी, बल्कि गांव की हर दीवार, हर पेड़ और हर इंसान में बस गई थी। सुबह की धुंध इतनी मोटी थी कि सामने खड़ा आदमी भी गायब दिखता। झोपड़ी के भीतर रघुवीर चुपचाप बैठा था। सामने बुझा हुआ चूल्हा पड़ा था और कोने में सरिता बच्चों को अपने बदन से चिपका कर बैठी थी। 3 दिन से चूल्हा नहीं जला। रघुवीर, आटा खत्म हो गया है, कुछ इंतजाम करो। कहां से करूं सरिता, ठाकुर का गोदाम अभी भी बंद है, सब काम रुका पड़ा है। तो क्या आप बच्चों को भूख से मरने देंगे? मरने नहीं दूंगा, पर जिंदा रखने का रास्ता भी तो ठंड ने रोक दिया है। बाहर हवा की आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई अदृश्य राक्षस दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। रघुवीर बाहर निकला। पूरा गांव सुनसान पड़ा था। ना कोई खेतों में, ना कोई सड़क पर। लोग अपने घरों में कैद थे और जिनके पास आग नहीं थी वो डर में दुबके हुए थे। गांव की चौपाल पर वो रुका। वहां कुछ बुजुर्ग बैठे थे। उनके पास भी बस बुझी राख थी। काका, कोई काम मिलेगा क्या? ठाकुर के यहाँ कुछ सुनाई दिया। बेटा, ठाकुर तो शहर चला गया, गोदाम बंद पड़ा है, ठंड में माल नहीं आ रहा है।
इस बार की सर्दी तो जैसे कहर बनकर आई है। तो फिर गांव के गरीब क्या करेंगे? जितनी आग है उतने दिन जिएंगे, उसके बाद जो किस्मत। रघुवीर कुछ कह नहीं पाया। झोपड़ी में लौटकर देखा, सरिता ने बच्चों को सुला दिया था। काव्या की आंखों के नीचे नीले घेरे बन गए थे। कुछ मिला? नहीं सरिता। अब क्या करेंगे रघुवीर? रघुवीर ने बाहर देखा। झोपड़ी के पीछे बर्फ से ढका आम का पेड़ खड़ा था। उसकी डालियों पर कुछ सूखे आम के पत्ते बचे थे। वो उन पत्तों को तोड़ कर लाया, उन्हें आग में जलाया और बोला, जब तक ये पत्ते जलते हैं तब तक हम जिंदा है सरिता। कल कुछ ना कुछ रास्ता निकालूंगा। अगली सुबह रघुवीर गांव में काम ढूंढने निकला। रास्ते में उसे एक गांव की ही एक अम्मा मिली। अम्मा ने उसे देखा। क्या हुआ रघुवीर, चेहरा सूख गया है तुम्हारा? अम्मा जी, बच्चों को 3 दिन से रोटी नहीं मिली। ठंड में काम नहीं, घर में अनाज नहीं, कुछ हो सके तो मदद कर दो। अम्मा चुप रही, फिर थोड़ा चावल, गुड़ और लकड़ी लाकर बोली, ले बेटा, थोड़ा ही है पर शायद रात निकाल जाए। आपको जरूर भगवान ने भेजा है अम्मा जी। आज सच में भगवान दिख गए मुझे। रघुवीर घर लौटा तो सरिता की आंखों में डर था, पर जैसे ही उसने गुड़ और चावल दिखाया वो मुस्कुरा उठी। रघुवीर, तुमने कर दिखाया। आज बच्चों को गर्म दलिया मिलेगा। उसने चूल्हे में आग जलाई, भाप उठी और घर में खुशबू फैल गई। 6 उठ गए और छोटी काव्या ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आज तो रसोई में धुआं है, लगता है हम जिंदा हैं। जब तक यह धुआं उठता रहेगा हम किसी ठंड से नहीं हारेंगे। पर यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। 3 दिन बाद फिर ठंडी हवाओं का तूफान उठा। रात में बर्फीली हवा ने झोपड़ी के एक हिस्से को उड़ा दिया। रघुवीर, दीवार गिर गई। रघुवीर ने बच्चों को पीछे किया और चिल्लाया, कोई रस्सी दो, कोई बांध दो इसे। उसने पुराना कपड़ा फाड़कर दीवार की दरार बंद की। बाबू, अब तो आग भी नहीं बची। हम ही आग हैं बेटा। जब तक हम जल रहे हैं ठंड हमें नहीं बुझा सकती। वो बात जैसे खुद को भी हिम्मत दे रही थी। रात के सन्नाटे में सब सो गए। रघुवीर जाग रहा था। वो आग के पास बैठा राख को कुरेदता रहा ताकि थोड़ी गर्मी बनी रहे। वो सोच रहा था, एक दिन आएगा जब ठंड जाएगी, सूरज लौटेगा, खेत फिर से हरे होंगे, पर क्या हम तब तक टिक पाएंगे? उसकी आंखें बंद होने लगीं। बाहर आसमान में बादल हटे और चांदनी बर्फ पर चमक उठी। धीरे धीरे रघुवीर के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। सुबह जरूर आएगी, बस एक रात और। झोपड़ी के भीतर सरिता बैठी थी। उसके चेहरे पर थकान और डर दोनों थे। बच्चे कोने में दुबके थे, जैसे बर्फ से बचने की कोशिश कर रहे हों। रघुवीर, अब क्या करेंगे? ठंड कम नहीं हो रही और गोदाम बंद ही पड़ा है। रघुवीर चुपचाप बैठा था, आंखें नीचे झुकी। कुछ देर बाद बोला, सरिता, अब इंतजार नहीं कर सकता। अगर मैं कुछ ना करूं तो भूख ही हमें मार देगी। क्या सोच रहे हो? जंगल जाऊंगा, लकड़ी काट कर लाऊंगा। अगर ठाकुर का गोदाम बंद है तो क्यों ना खुद का चूल्हा जलाऊं और दूसरों का भी। पगले हो गए हो क्या? इतनी ठंड में जंगल जाना मौत को बुलाना है। मौत से पहले कोशिश करना गुनाह नहीं होता सरिता। अब डरने का वक्त नहीं, जीने का वक्त है। उसने फटी हुई कमीज पर पुराना कोट डाला, लाठी उठाई और जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल गांव से करीब 2 कोस दूर था। रास्ता बर्फ से ढका हुआ था। पेड़ों की डालियां झुक चुकी थीं और हवा की हर लहर जैसे चाकू सी लग रही थी। रघुवीर के कदम डगमगा रहे थे, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। हर पेड़ को देखकर वो सोचता,
यही वो आग है जो मेरे घर को बचा सकती है। जब जिंदगी ठंडी पड़ जाए तो आदमी को खुद आग बनना पड़ता है। वो एक सूखे पेड़ के पास पहुंचा, कुल्हाड़ी उठाई और लकड़ी काटने लगा। हाथ सुन्न हो चुके थे, मगर वो रुकता नहीं था। कई घंटे बीत गए। उसने लकड़ियों का छोटा सा गट्ठर तैयार किया और उसे कंधे पर रख लिया। रास्ते में कई बार फिसला गिरा, मगर उठा, क्योंकि अब उसे सिर्फ जीना था। शाम होते होते वो गांव लौटा। लोगों ने देखा रघुवीर के कंधे पर लकड़ी का गट्ठर है। अरे रघुवीर, तू जंगल गया था, इस जाड़े में जिंदा लौट आया। ये भी चमत्कार है बेटा। काका, अब ठंड से डर नहीं लगता, डर तो भूख से था। वो लकड़ियां घर लाया, आग जलाई और पहली बार उसकी झोपड़ी में गर्मी महसूस हुई। सरिता और बच्चे आग के पास बैठे, चेहरों पर राहत की चमक थी। आज तो पहली बार गर्मी लग रही है रघुवीर, तुम सच में बाजीगर हो। बाजी नहीं, जिंदगी की बाजी थी सरिता, जितनातना ही था। अगले दिन रघुवीर ने सोचा, अगर मैं लकड़ी काट सकता हूँ तो क्यों ना उसे बेचूं। वो फिर जंगल गया। इस बार कुछ और लोगों को साथ लिया। गोलू, चमन और रमेश, सबने मिलकर सूखी लकड़ियां काटी और गांव में बेचने लगे। धीरे धीरे गांव के लोग भी उससे लकड़ी खरीदने लगे। रघुवीर के झोपड़ी के बाहर अब रोज धुआं उठने लगा। चूल्हे का धुआं, जिंदगी का निशान। रघुवीर भाई, तू तो ठंड का राजा बन गया रे। नहीं गोलू, बस ठंड को हराना सीख गया हूँ। फरवरी के शुरुआती दिन थे। अब हवा में थोड़ी नरमी आने लगी थी। खेतों की मिट्टी फिर से सांस लेने लगी थी। गांव में लोग बाहर निकलने लगे। बच्चे फिर से खेलते दिखने लगे। ठंड की कठोर परत अब धीरे धीरे पिघल रही थी। रघुवीर अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था, बच्चों को हंसते हुए देख रहा था। सरिता पास आकर बोली, देखो ठंड आखिर चली गई रघुवीर, तुम्हारी मेहनत ने हमें बचा लिया। ठंड तो हर साल आएगी सरिता, पर अब डर नहीं लगेगा। जब तक हाथों में ताकत है और दिल में हिम्मत, कोई सर्दी हमें नहीं रोक सकती। रामपुर एक बेहद खूबसूरत और खुशहाल गांव था, जिसकी प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती थी। हरे भरे खेत, नीले आसमान और चारों ओर फैली हरियाली। गांव के लोग आपस में प्रेम और अपनापन से रहते थे। हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाते थे। इसी शांत और सुकून भरे गांव में किशन अपनी पत्नी और 5 साल की प्यारी बेटी के साथ रहता था। किशन मेहनती किसान था। दिन रात खेतों में काम करता ताकि अपने परिवार का जीवन स्नेह और सादगी से चलता रहे। अरे वो राधा खाने की पोटली तैयार हुई कि नहीं? देर हो रही है, बैलों को भी खोलना है अभी। बस आ रही हूँ जी, जरा रोटी उतार रही थी। पेठे की सब्जी बनाई है आपकी पसंद की। लीजिए जी, गर्मागर्म खाना रखा है। रास्ते में ठंडा हो जाएगा पर स्वाद बना रहेगा। अरे भाई, तुम्हारे हाथ की बनी पेठे तो जैसे अमृत लगती है, बिना खाए मन नहीं भरता। आप भी ना बस यूं ही तारीफ किए जाते हैं। कुछ मीठा भी रखा है। गुड़ की चक्की मुन्नी के लिए भी बचा ली है। ठीक है, देखो राधा, आज देर हो जाएगी शायद। खेत की मेड़ ठीक करनी है। ठीक है जी, लेकिन धूप तेज है। बीच बीच में पानी पी लीजिएगा और थोड़ा आराम भी कर लीजिएगा। सारा दिन खटते हैं। हाँ, ध्यान रखूंगा। तुम भी खुद को ज्यादा मत थकाना। मुन्नी का ख्याल रखना। जाइए जी, राधे राधे। भगवान आपका दिन शुभ करे। जल्दी लौट आइएगा, मुन्नी आपका इंतजार करेगी। राधे राधे राधा, अब चलता हूँ। इतना कहकर किशन खेत के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसके 2 दोस्त मिल जाते हैं।
अरे ओ किशन, आज तो बड़े जल्दी उठ गए भाई। क्या बात है, सूरज निकले ना निकले तू खेत की राह पकड़ ली। अरे गोविंद, जो किसान देर करे उसकी फसल भी देर से मुस्कुराती है। आज काम थोड़ा ज्यादा है, इसलिए सोचा जल्दी निपटा लूं। काम बाद में करना भाई, पहले जरा मौसम देख लें। लग रहा है इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही गिरने वाली है, खेत में टिकना मुश्किल होगा। अरे तुम दोनों को तो हर साल यही डर लगा रहता है। ठंड ठंड करते रहो पर काम का नाम नहीं लो। किसान अगर मौसम से डर गया तो फिर खेत कौन संभालेगा। हाँ भाई, तू तो बड़ा बहादुर किसान है। कल जब बर्फ जैसी हवा चलेगी तब देखेंगे तेरी यह बहादुरी कहाँ जाती है। हवा चले या तूफान, खेत तो अपना है और अपनी मिट्टी से डर कैसा। ठंड को भी आदत डालनी पड़ेगी किशन से। ठीक है भाई, जो होगा देखा जाएगा, पर जब ठंड सच में चढ़ेगी ना तब हमारी बात याद आएगी। तुम दोनों बस बातों में दिन निकालो, मैं चलता हूं, खेत बुला रहा है। देर कर दी तो बैल भी नाराज हो जाएंगे। इतना बोलकर किशन खेत की ओर निकल जाता है। किशन अपने खेतों में काम कर रहा था कि तभी उसे ठंड से बचने और पैसे कमाने की एक तरकीब सूझती है। सब कहते हैं कि इस बार ठंड खूब गिरेगी, तो क्यों ना मैं अभी से ही लकड़ियां जमा करने लगूं। जब ठंड आएगी और सबके घरों की आग बुझने लगेगी तब लोगों को लकड़ी की जरूरत पड़ेगी और मैं ही उन्हें दूंगा। देखो भाई, काम भी मेरा, फायदा भी मेरा। खेत में दिन भर खटने से अच्छा है कि थोड़ा दिमाग लगाया जाए। अगर आज से शुरू कर दूं तो महीने भर में इतना इकट्ठा कर लूंगा कि गांव का हर घर मुझसे ही लकड़ी खरीदेगा। राधा भी खुश हो जाएगी। मुन्नी के लिए कुछ नए कपड़े भी ले आऊंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। मेहनत भी होगी और ठंड में परेशानी भी नहीं। अब वक्त है सोच को काम में बदलने का। चल किशन, लग जा जुटाने में। इतना सोचकर किशन अपने घर की ओर चल देता है। थोड़ी देर बाद वह अपने घर पहुंच जाता है। अरे जी, आप इतनी जल्दी लौट आए? बोले तो थे कि आज देर हो जाएगी। सब ठीक तो है ना? कहीं तबीयत तो नहीं बिगड़ गई? अरे नहीं रे राधा, ऐसी कोई बात नहीं। बस सोच में एक बात आ गई, दिमाग में एक बढ़िया तरकीब सूझी, सो सीधा घर चला आया। तरकीब? कैसी तरकीब? सब काम छोड़कर घर चले आए? जरूर कुछ बड़ा सोच लिया होगा आपने। देख राधा, सब कहते हैं इस बार ठंड बहुत पड़ेगी, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी से ही लकड़ियां इकट्ठा करने लगूं। जब ठंड बढ़ेगी तब सबके घर में आग जलाने की जरूरत पड़ेगी और तब मैं उन्हें लकड़ी बेचूंगा। सब मेरे पास आएंगे और मैं अच्छे पैसे कमा लूंगा। खेत का काम भी रहेगा और थोड़ा बहुत कारोबार भी हो जाएगा। अरे ये तो बड़ी समझदारी की बात सोच ली आपने जी। सच कहूँ तो गांव में किसी को इतना आगे का ख्याल नहीं आता। अगर समय रहते लकड़ियां जमा कर ली तो ठंड के दिनों में आधा गांव आपका एहसान मानेगा। हाँ रे, यही तो सोच रहा था। अब शाम से ही जंगल की तरफ निकल जाऊंगा। धीरे धीरे इतनी लकड़ी इकट्ठा कर लूंगा कि सर्दी में घर भी गर्म रहेगा और जेब भी। भगवान करे आपकी ये सोच रंग लाए। मैं भी शाम को मदद कर दूंगी। मुन्नी को सुलाकर लकड़ियां बांध दूंगी। वाह भाई राधा, तू तो सच्ची साथी निकली। अब देखना, इस बार ठंड हमें परेशान नहीं करेगी बल्कि हमारे लिए बरकत लेकर आएगी। फिर शाम के वक्त किशन जंगल की तरफ लकड़ियां काटने निकल जाता है। कुछ दूर चलते हैं, उसे एक जगह पर बहुत सारे सूखे पेड़ दिखाई देते हैं। वाह रे भगवान, आज तो किस्मत खुल गई। इतने सारे सूखे पेड़ और मैं सोचता था कि लकड़ियां जुटाने में हफ्तों लगेंगे। यहाँ तो आधा काम तो आज ही हो जाएगा। चल किशन, अब देर ना कर। जितनी जल्दी लकड़ियां काटेगा उतनी जल्दी घर में गर्मी आएगी और जेब में पैसे।
अरे रेणु, इस साल तो ठंड कुछ ज्यादा ही जोर की पड़ रही है रे। सुबह सुबह अंगुलियाओं तक शून्य हो जाती है। चूल्हा भी जैसे आग नहीं पकड़ता, सब लकड़ियां गीली पड़ी हैं। हाँ भौजी, सही कह रही हो। अब तो लगता है पिछले साल की सर्दी भी इसके आगे कुछ नहीं थी। ऊपर से बारिश के आसार भी दिख रहे हैं। अगर बरसात पड़ गई तो लकड़ी सुलगानी भी मुश्किल हो जाएगी। हाँ, और सुनो, किशन रोज जंगल जाता है लकड़ी काटने। कहता है ठंड के दिनों में काम आएगी। बड़ा सयाना बन गया है वह भी। अरे भौजी, सयाना तो है ही, पर भगवान करे इस ठंड से कोई बीमार ना पड़े। खेतों में काम ठप पड़े हैं और घरों में चूल्हे तक मुश्किल से जल रहे हैं। लगता है इस बार ठंड का कहर कुछ ज्यादा ही होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ किशन रोज जंगल जाता और ढेर सारी सूखी लकड़ियां काटकर अपने घर ले आता। एक सुबह जब किशन जंगल में लकड़ियां काटने जा रहा था, तब रास्ते में उसे फिर से गोविंद और राजू मिल जाते हैं। अरे ओ किशन, जरा यह तो बता, तू रोज रोज जंगल में लकड़ी काटने क्यों चला जाता है? अब तो तेरे घर के आंगन में ही लकड़ी के ढेर लग गए होंगे। कहीं कोई नया काम शुरू करने का सोच रहा है क्या? या फिर कोई राज छुपा रहा है हमसे? सही कहा गोविंद, हमने तो कभी किसी को इतना मेहनती नहीं देखा। सुबह होते ही कुल्हाड़ी लेकर निकल जाता है, शाम को गट्ठर लादे लौटता है। अब तो पूरा जंगल तेरी कुल्हाड़ी की आवाज पहचान गया होगा। बोल ना भाई, क्या कर रहा है तू? इतनी लकड़ी आखिर काम कहां आएगी? अरे रे, तुम दोनों भी ना कुछ बड़ा नहीं। बस राधा ने कहा था कि इस बार ठंड ज्यादा पड़ेगी तो सोचा थोड़ा ज्यादा जमा कर लूं। अपने घर का चूल्हा तो जलता रहे ना भाई। फिर गांव के कुछ बूढ़े लोग भी हैं जो ठंड में लकड़ी नहीं काट पाते। उन्हीं के लिए थोड़ा बहुत साथ ले आता हूं। और फिर सच्ची बात तो यह है कि जंगल में रहकर मन को भी सुकून मिलता है। हवा ठंडी है, पेड़ों की खुशबू है, क्या मजा है। अब तुम लोग मत समझो कि किशन कोई व्यापारी बन गया है। बस यूं समझ लो, अपने मन और मौसम दोनों को खुश रखने का तरीका है मेरा। किशन की बातें उन दोनों को अजीब लगीं, लेकिन दोनों ने उतना ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। किशन रोज जंगल जाता और ढेर सारी लकड़ियां काटकर अपने घर ले आता। धीरे धीरे उसने अपने घर में लकड़ियों का भंडार जमा कर लिया था। अब गांव में ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब किशन अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा देता है जिस पर लिखा हुआ था, मात्र 10 रुपये में लकड़ियां ले जाओ। जब सभी गांव वाले किशन के घर के बाहर वह बोर्ड लगा देखते हैं तो सभी को किशन की चतुराई का पता चल जाता है कि वह क्यों हर रोज सूखी लकड़ियां काटने जंगल जाता था। अरे देखो तो सही, कैसा चालाक निकला ये किशन। पहले तो बड़ा सीधा साधा बनता था और अब देखो गांव वाले ठंड से ठिठुर रहे हैं तो लकड़ी बेचने का धंधा खोल लिया। शर्म भी नहीं आई इसे, अपने ही लोगों से पैसे ले रहा है। यही तो कह रहा हूं मैं, जब रोज जंगल जाता था तब हमने सोचा कि भला अपने घर की तैयारी कर रहा है, पर यह तो पूरा व्यापार जमा कर रहा था। अब 10 रुपए की लकड़ी में भी फायदा कमा रहा है। हम जैसे गरीबों की ठंड को अपने जेब का माल बना दिया इसने। भाई, जिसे अपने पेट की पड़ी हो वह दूसरों की ठिठुरन क्या समझेगा? इतना लालच भी ठीक नहीं होता। सब गांव वाले एक दूसरे की मदद करते हैं और यह किशन तो जैसे गांव से ऊपर हो गया। कल तक साथ में बैठकर बातें करता था और आज पैसे लेकर लकड़ी देगा। हे भगवान, क्या जमाना आ गया। अरे अब बस बहुत हुआ। वो किशन क्या अकेला आदमी है जो जंगल जाकर लकड़ी लाता है? हम भी जाएंगे, कल सुबह सुबह काट लाएंगे। ढेर सारी लकड़ियां देखा जाएगा। अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। सही कहा रे भीमा, जब वह जा सकता है तो हम क्यों नहीं? जंगल किसी के बाप की जमीन थोड़े हैं। सब जाकर काट लाओ। लकड़ी सर्दी सबको लगती है तो मेहनत भी सबको करनी चाहिए। अब कोई किशन का मुंह नहीं देखेगा। यह बात जब किशन को पता चलती है तो वह चिंता में पड़ जाता है
क्योंकि अगर गांव वाले भी अपनी 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 लकड़ियां जंगल से काट लेंगे तो उसका व्यापार सफल नहीं हो पाएगा। अरे राधा, सुनकर बड़ा तगड़ा झटका लगा। अगर सब लोग जंगल जाकर लकड़ियां काट लेंगे तो मेरा जो मेहनत का सारा फल बैठ जाएगा। ये जो छोटा सा धंधा लगा रखा है वही तो इस ठंड में हमारी कमी पूरी कर रहा था। अब क्या करूं? लोग गुस्से में हैं। कल सुबह ही निकलने का बोल रहे हैं। फिर तो एक ही दुआ करेंगे, काश बारिश हो जाए। अगर अच्छे से बरसात पड़ गई तो लोग जंगल जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। रास्ते की कीचड़ और मिट्टी गीली हो जाएगी, लकड़ियां भी गीली हो जाएंगी और तुम्हारा काम बना रहेगा। कुछ ही देर में रात हो जाती है और वह दोनों सो जाते हैं। आधी रात को आसमान में काले बादल छा जाते हैं और जोरों की हवा के साथ बारिश होने लगती है। बारिश होने के साथ साथ ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। रात भर इतनी ज्यादा बारिश हो जाने के बाद अब जंगल के सारे पेड़ गीले हो जाते हैं, जिससे कि एक भी सूखी लकड़ियां नहीं बचती। सुबह होते होते बारिश बंद हो जाती है। जब राधा और किशन यह सब देखते हैं तो वह बहुत खुश हो जाते हैं। अरे देखो जी, भगवान ने हमारी सुन ली। कैसी जोरदार बारिश हुई है रात भर। जरा देखिए, सब लकड़ियां तो भीग गई होंगी। अब कौन जाएगा जंगल लकड़ी काटने? गांव वाले कल जितना जोश दिखा रहे थे ना, आज सब घरों में रजाई ओढ़े बैठे होंगे। मैंने ही तो कहा था ना, काश बारिश हो जाए। लो, हो गई। अब देख राधा, ऊपर वाले ने भी मेरा साथ दे दिया। बारिश ने तो जैसे मेरे लिए ही काम कर दिया। अब सारे गांव वाले मेरे ही दरवाजे पर आएंगे लकड़ी लेने। कोई भी जंगल नहीं जा सकेगा। अब सोच तो जरा, जब मांग बढ़ेगी तो दाम भी तो बढ़ेंगे ना। अब 10 रुपए की लकड़ी में क्या रखा है? इतनी मेहनत की है, ठंड झेली है, दिन रात जंगलों में घूमता रहा हूं। अब थोड़ा फायदा तो बनता ही है। मैं कहता हूं आज से लकड़ी 20 रुपए की होगी। जिसे चाहिए ले जाए, जिसे महंगी लगे ठंड में ठिठुरे। अब किशन किसी का मोहताज नहीं, सबको मेरी जरूरत है। जी, मेहनत तो आपने बहुत की है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर भगवान ने मदद की तो उसमें उसका भी हिस्सा है। जरूरत से ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता। गांव वाले सब अपने ही हैं। अगर दाम बढ़ा दोगे तो लोग मन में रंज रख लेंगे। पैसे कमाना बुरा नहीं, पर दुआ भी तो साथ चाहिए। मैं तो बस यही कहूंगी, जैसे भगवान ने वक्त बदला वैसे ही कभी पलट भी सकता है। अरे बस कर राधा, तू हमेशा डर की बातें करती है। गांव वाले जब मुझे बेवकूफ बना रहे थे तब किसी ने हमारा साथ दिया था क्या? अब जब वक्त मेरा है तो मैं क्यों पीछे हटूं? जो मेहनत मैंने की है उसका फल भी तो मैं ही खाऊं। 10 रुपए बहुत कम है। अब 20 रुपए दूंगा और जो चाहे वह ले जाए। ठंड है, सबको आग चाहिए और आग अब सिर्फ मेरे पास है। तू देखना, आज पूरा गांव मेरे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। अब वक्त है किशन का, किसी की दुआ या बद्दुआ से कुछ नहीं होगा। अपने पति की यह बात सुनकर राधा को बहुत दुख होता है और किशन अपने घर के बाहर लगा हुआ बोर्ड बदल देता है और उसमें लकड़ियों का दाम 10 से 20 रुपए किलो कर देता है। यह सब देखकर गांव वालों को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकते थे। अरे सुनरी, देख उस किशन को, कल तक कितना सीधा साधा था, अब देख कैसी अकड़ में आ गया है। लकड़ी 10 से 20 रुपए की कर दी। हम जैसी गरीब औरतें अब क्या करें? ठंड से बच्चे कांप रहे हैं और उसे बस पैसे की पड़ी है। हरी, अब तो भगवान ही बचाए। सुना है रात भर लकड़ियां भी भीग गई हैं जंगल में। अब कोई काट नहीं सकता। सबको मजबूर होना पड़ेगा उसी किशन से लेने। लेकिन याद रखना, ऐसी कमाई कभी टिकती नहीं। जो दूसरों के दुख में अपना सुख ढूंढे, उसके घर की आग खुद बुझ जाती है। सही बोल रही हैं दोनों। देखो कैसे गर्व में अंधा हो गया है वो। हमने समझाया था कि जरूरत से ज्यादा लालच मत कर, पर नहीं। अब देखना ऊपर वाला कैसे हिसाब बराबर करेगा। जो आग वह बेच रहा है ना, वही किसी दिन उसके अपने घर को जला देगी। सच में अब तो गांव के लोग बस मन ही मन कोस रहे हैं उसे। पर ठंड इतनी बढ़ गई है कि कोई बोल भी नहीं सकता।
मजबूरी आदमी को कितना छोटा कर देती है। फिर सभी गांव वाले मायूस और लाचार होकर बची खुची लकड़ी से ही आग तापते हैं। किशन का लकड़ियों का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। सारे गांव वाले उसी से ही लकड़ी खरीद रहे थे, जिससे उसकी अच्छी आमदनी हो रही थी। किशन के पास धन के साथ साथ घमंड भी बढ़ता जा रहा था। बेटा किशन, जरा कुछ सूखी लकड़ी दे दे। रात भर से आग ठंडी पड़ गई है, ठंड से हड्डियां जम रही हैं। अम्मा, लकड़ी कोई मुफ्त की चीज नहीं होती। ये बेचने के लिए है, दान बांटने के लिए नहीं। पैसे तो इस वक्त नहीं है मेरे पास, पर कल चौपाल से जो अनाज मिलेगा तब तेरा उद्धार चुका दूंगी। बस आज की रात गुजर जाए किसी तरह। उधार उधार में तो लोग भगवान को भी भूल जाते हैं। तू तो बूढ़ी और गरीब है, कहां से चुकाएगी? बेटा, सर्दी किसी की जात नहीं दिखती। अगर तेरे घर में आग जल रही है तो समझ ले किसी की सांसें बच सकती हैं। भगवान तुझे और देगा अगर तू एक बूढ़ी की मदद कर देगा। मेरे पास समय नहीं है तेरे रोने धोने का। जा, जहां से आई है वहीं लौट जा। बहुत ठंड लग रही है तो कोई और रास्ता देख ले, लेकिन लकड़ी यहां से बिना पैसे के नहीं मिलेगी। लाख मांगने पर भी मादा ने बूढ़ी अम्मा को एक सूखी लकड़ी तक नहीं दी। बूढ़ी औरत निराश होकर चुपचाप वहां से चली जाती है। अब किशन का घमंड काफी बढ़ चुका था, पर उसे पता नहीं था कि अहंकार ही इंसान के अंत का कारण होता है। एक दिन किशन को अपने काम के सिलसिले में कहीं बाहर जाना था। तभी वह सख्त भाव से राधा से कहता है, सुन राधा, मैं आज शहर जा रहा हूँ। कुछ बड़े सौदे करने हैं। जब तक मैं लौटूं किसी को भी लकड़ी मत देना, चाहे वह बूढ़ी अम्मा ही क्यों ना हो। अब यह दान पुण्य का नहीं, व्यापार का वक्त है। जिसने दाम दिए वही लकड़ी ले जाएगा। किशन जी, मैं जानती हूँ कि आपने मेहनत से यह सब कमाया है, पर दूसरों की तकलीफ देखकर पत्थर दिल नहीं होना चाहिए। वो बूढ़ी अम्मा ठंड से कांप रही थी, तन पर ओढ़ने को चादर तक नहीं थी। जरा सी लकड़ी दे देते तो आपका कुछ नहीं जाता, उल्टे पुण्य ही मिलता। ईश्वर सब देखता है और जो दूसरों के दुख पर मुस्कुराता है उसका सुख भी कभी टिकता नहीं। अरे तू कुछ नहीं समझती राधा, ये दया दया की बातें अब छोड़ दे। मैं अब गरीब किशन नहीं रहा। आज लोग मुझसे लकड़ी खरीदने को तरसते हैं। जिस दिन मैं शहर में पैर रखूंगा मेरा नाम चारों ओर होगा। नाम तो होगा किशन जी, पर भगवान करे वो नाम भलाई से हो, अभिमान से नहीं। याद रखिए, धन से घर बनता है पर दया से संसार टिकता है। अगर आपके दिल की गर्मी ठंडी हो गई तो यह लकड़ियों की गर्मी भी किसी काम की नहीं रहेगी। राधा सहम जाती है और आगे कुछ नहीं बोलती। वह मन ही मन यह समझ जाती है कि विनाश की घड़ी नजदीक आ चुकी है। किशन अपने काम के सिलसिले में घर से निकल जाता। अब घर में सिर्फ उसकी पत्नी राधा और 5 साल की बेटी मुन्नी ही थी। राधा घर के बाहर बैठकर बाकी औरतों के साथ आग ताप रही थी और मुन्नी घर के अंदर खेल रही थी। मुन्नी को ठंड लग रही थी और मुन्नी अभी बहुत नादान थी। उफ, कितनी ठंड है आज। मम्मी तो बाहर बैठी हैं। मुन्नी को तो बहुत ठंड लग रही है। मम्मी, यही लकड़ियाँ जलाती है ना आग के लिए। अगर मैं थोड़ी सी आग लगा दूं तो गर्म हो जाएगा। बस एक ही तीली जलाऊंगी, फिर जल्दी से बुझा दूंगी। मम्मी को पता भी नहीं चलेगा। मुन्नी को नहीं पता था कि एक लकड़ी में आग लगने से सारी लकड़ियों में आग लग जाएगी। उसने एक लकड़ी में आग लगा दी। लकड़ियां सूखी थीं, इसलिए देखते ही देखते सभी लकड़ियों में आग लग जाती है। धीरे धीरे आग पूरे घर में फैल जाती है। उनका पूरा घर जलने लगता है और राधा बाहर खड़े होकर सिर्फ तमाशा देखते रह जाती है, क्योंकि घर के अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। कोई भी गांव वाला आगे बढ़कर
किशन के बेटे को बचाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि किशन ने थोड़े से पैसे के लिए सब पर अत्याचार किया था। थोड़ी देर में घर जलकर राख हो जाता है और किशन का बेटा उसी में जल के मर जाता है। जब किशन वापस लौटकर आता है तो उसकी पत्नी रोते हुए उसे सारी बात बताती है और किशन भी रोने लगता है और उसे अपनी गलती की सजा मिल जाती है। उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव था रामपुर। हरियाली से घिरा, मिट्टी की महक से भरा और लोगों के दिलों में अपनापन बसा हुआ। गांव के चारों ओर सरसों के खेत फैले थे और बीच से एक छोटी नदी बहती थी जिसका पानी कांच जैसा साफ था। इसी गांव के एक कोने में दो भाई रहते थे, रघुवीर और सुखवीर। रघुवीर उम्र में बड़ा था, लगभग 35 वर्ष का, सादा पहनावा, शांत स्वभाव और जिम्मेदार इंसान। वहीं छोटा भाई सुखवीर 25 का, थोड़ा मस्त मौला, बातों में हंसमुख और हमेशा कुछ नया सोचने वाला। दोनों के पास न खेत थे न जमीन, सिर्फ एक पुराना घर और मेहनत करने वाले हाथ। उस दिन आसोस का महीना था। सुबह की हवा ठंडी होने लगी थी। गांव के चौपाल पर लोग अपने सिर पर गमछा बांधकर बैठे हुए थे। अरे इस बार तो लग रहा है ठंड जोरों की पड़ेगी। पिछले साल तो आधे लोग तो बीमार ही पड़ गए थे। काका, इस बार तो हमारे पास पुराने कपड़े भी नहीं हैं। भाई आप चिंता मत करो, जंगल से लकड़ियां काट लेंगे और बाजार में बेच देंगे। थोड़े पैसे आ गए तो उन पैसों से एक गर्म कंबल ले आएंगे। हाँ रे, चलो कल सुबह ही चल पड़ते हैं जंगल। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले दोनों भाई चल पड़े। हाथ में कुल्हाड़ी और पेट में बस एक रोटी। चारों ओर कोहरा फैला हुआ था। पेड़ों से ओस की बूंदें टपक रही थीं और दूर कहीं मोर की आवाज आ रही थी। भाई देखो ना, ये जंगल कितना सुहाना लगता है ना। हाँ रे, पर सुंदरता से पेट नहीं भरता। चल जल्दी काम शुरू कर। सूरज चढ़ने से पहले जितनी लकड़ी काट लें उतना अच्छा। अरे भाई, आप तो हर वक्त काम की बात ही करते रहते हो। काम ही तो जीवन है सुखवीर। बिना काम के भूख लगती है और भूख इज्जत छीन लेती है। दोनों ने दिन भर पसीना बहाया। लकड़ियों के गट्ठर बनाए और शाम ढलने से पहले गांव के बाजार में बेचने पहुंचे। वहां लकड़ी का भाव बहुत कम था। सारी लकड़ी बेचने के बाद उन्हें केवल 50 रुपए मिले। बस भाई, इतने पैसों में तो एक टाइम की चाय भी मुश्किल से ही मिलेगी। पैसे कम है पर मेहनत की कमाई है। कल फिर चलेंगे, धीरे धीरे कुछ बच जाएगा। शाम का समय था। गांव के घरों से धुएं की पतली पतली लकीरें ऊपर उठ रही थीं। हर घर में चूल्हा जल चुका था। रघुवीर और सुखवीर थके हुए घर पहुंचे। दरवाजे पर उनकी पड़ोसन लीलावती बुआ खड़ी थीं। लीलावती बुआ लगभग 75 साल की थीं, गांव की सबकी माँ जैसी। अरे बेटा, दिन भर जंगल में रहे, कपड़े तो देखो कैसे गीले हो रखे हैं। हाँ बुआ, लकड़ी तो काट ली पर ठंड से हड्डियां जम गई। बुआ ने घर से एक पुराना कंबल ला कर दिया। लो बेटा, यह रख लो, कल से हवा और तेज चलेगी। थोड़ा कंबल ओढ़ लेना रात में। बुआ, अगर आप ना होती तो हमारा क्या होता? हम गरीबों को तो कोई देखना भी पसंद नहीं करता। बेटा, गरीब तो वो होता है जिसके पास दिल ना हो। तुम दोनों के पास तो मेहनत है, ईमान है। भगवान एक दिन जरूर साथ देगा। उस रात ठंडी हवा चल रही थी। छप्पर की टीन सांस की आवाज में कांप रही थी। रघुवीर ने कंबल ओढ़ लिया, पर सुखवीर के पैर फिर भी बाहर निकले हुए थे। भाई, मुझे तो लगता है कि इस बार की ठंड तो जान ही ले लेगी। हिम्मत रखो सुखवीर, कुछ दिनों में पैसे जमा हो जाएंगे,
फिर बाजार से पुराना रजाई ले आएंगे। भाई कभी कभी सोचता हूँ कि क्यों ना हम शहर चले जाएं। वहां करने को काम भी मिलेगा और पहनने के लिए कपड़े भी। शहर में रोटी मिलेगी पर सुकून नहीं मिलेगा। यहाँ की मिट्टी, ये हवा सब अपने हैं। सुखवीर ने धीरे से सिर झुका लिया। कुछ देर बाद दोनों चुपचाप आसमान की ओर देखने लगे। तारों से भरा हुआ नीला आसमान। भाई अगर हमारे पास भी खेत होता तो हम गेहूं बोते, सरसों लगाते और फिर ठंड में गर्म गर्म रोटियां खाते। होगा रे, एक दिन होगा। भगवान सबकी सुनता है, हमारी भी सुनेगा। धीरे धीरे दोनों की आंख लग गई, पर ठंडी हवा बार बार दरारों से भीतर घुस आती। रघुवीर ने नींद में भी महसूस किया कि सुखवीर कांप रहा है। उसने अपना कंबल आधा सुखवीर पर डाल दिया। भाई तुम भी कंबल ओढ़ लो, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। सुजारे, मेरा मन गर्म है। सुबह जब सूरज उगा, दोनों बाहर आंगन में बैठे थे। रघुवीर आग सुलगा रहा था और सुखवीर हाथ तापते हुए बोला, भाई अब तो सच में कपड़े लेना जरूरी हो गया है। हाँ, पर पैसे अभी पूरे नहीं हुए। भाई मैं सोचता हूँ ना, अगर हम खुद लकड़ी बेचने की जगह कोयला बनाकर बेचे तो हमें इनके ज्यादा दाम मिलेंगे। कोयला, ये तो बढ़िया विचार है। बस थोड़ा मेहनत बढ़ जाएगी, पर ठंड भी तो अब बढ़ने वाली है। लोगों को कोयले की बहुत जरूरत पड़ेगी। दोनों भाइयों की आंखों में फिर से उम्मीद की रोशनी जगमगा उठी। रामपुर में अब ठंड अपने पूरे जोर पर थी। सुबह सुबह ओस की बूंदें पत्तों से टपकती और धरती पर धुंध की सफेद चादर बिछ जाती। लोग अपने सिर पर ऊनी टोपी और कांधे पर कंबल डाले खेतों की तरफ निकलते। गांव के हर घर में चूल्हे की गर्मी और गुड़ की महक फैलने लगी थी। लेकिन रघुवीर और सुखवीर के घर में अब भी ठंड की चुभन थी। पुराना कंबल अब फटने लगा था और मिट्टी की दीवारें ठंडी सांसें छोड़ रही थीं। एक सुबह सुखवीर कांपते हुए उठा। सूरज की पहली किरण भी कोहरे में खो गई थी। उसने हाथ मसलते हुए कहा, भाई आज तो लगता है हाथ सुन्न हो जाएंगे। कहीं हमारी कुल्फी ना जम जाए। हाँ, हवा में नमी ज्यादा है। चलो थोड़ा चाय बना लेते हैं, तब तक तन गर्म होगा। भाई अगर दूध और चाय पत्ती होती तो जरूर चाय बना लेते। अरे रे, भूल गया कि हमारे घर में तो सिर्फ उम्मीद ही बची है। दोनों हंसते हैं, लेकिन हंसी के पीछे छुपी चिंता साफ दिखती है। घर में खाने के लिए बस थोड़ा सा आटा और नमक बचा था। दोपहर होते होते उन्होंने बोरा उठाया और फिर से जंगल की ओर चल पड़े। ठंडी हवा में उनके पैर सुन्न पड़ रहे थे, पर पेट की भूख और जिम्मेदारी उन्हें आगे धकेल रही थी। जंगल में हर ओर धुंध छाई थी। पेड़ मानो सफेद कपड़े ओढ़े खड़े हों। भाई लगता है आज ज्यादा लकड़ी नहीं कट पाएगी। हाथ ही जम रहे हैं। जब तक सांस चल रही है कुल्हाड़ी भी चलेगी, रुकना नहीं है। दोनों ने दिन भर लकड़ी काटी, फिर शाम को उसे बेचने बाजार पहुंचे। इस बार भाव थोड़ा बेहतर था। 120 रुपए मिले। वाह भाई, आज तो खाने के लिए दाल और थोड़ा तेल भी आ जाएगा। हाँ, आज तो भगवान ने सुन ली हमारी। जब वे लौटे तो लीलावती बुआ दरवाजे पर बैठी थीं। उन्होंने देखा कि दोनों के हाथ फटे हुए हैं। ठंडी से चेहरा लाल पड़ गया है। बेटा, इतनी ठंड में क्यों जाते हो जंगल? बीमार पड़ जाओगे तो कौन देखेगा? बुआ, पेट की आग ठंडी नहीं होती। उसे बुझाने के लिए ही ठंड से लड़ना पड़ता है। लो बेटा, ये खा लो। भूख लगने पर मेहनत नहीं होती। बुआ, आप तो सच में हम सबकी माई जैसी हैं। तुम दोनों एक दूसरे का साथ मत छोड़ना बेटा, यही सबसे बड़ी दौलत होती है।
रात को जब दोनों भाई आंगन में बैठे थे, सुखवीर ने धीरे से कहा, भाई, मैंने सोचा है कि हम लकड़ी को जलाकर कोयला बना लें। कोयला? लेकिन वो कैसे बेचेंगे? लोगों को अब अंगीठी के लिए कोयला चाहिए। अगर हम लकड़ी को जलाकर ढक दें तो वो कोयला बन जाएगा। मुझे बचपन में बाबूजी ने तरीका बताया था। अगर यह काम चल पड़ा तो सर्दी में भी भूखे नहीं रहेंगे। तो तय रहा कल से कोयले का धंधा शुरू। अगले दिन दोनों भाई सुबह सुबह लकड़ी लेकर जंगल के एक सुनसान हिस्से में पहुंचे। वहां उन्होंने गड्ढा खोदा, उसमें लकड़ी रखी और ऊपर से मिट्टी से ढक दिया। धीरे धीरे लकड़ी जलने लगी। सुखवीर, ध्यान रखना कि धुआं ज्यादा ना निकले, वरना सारा कोयला राख हो जाएगा। हाँ हाँ भाई, अब मैं बच्चा नहीं हूँ, आप चिंता मत कीजिए। तीन दिन बाद जब उन्होंने गड्ढा खोला तो भीतर काले चमकदार कोयले की परत थी। देखो भाई, हमारा कोयला तैयार है। वाह रे सुखवीर, तेरा दिमाग तो बड़ा तेज निकला। दोनों ने कोयला बोरे में भरा और बाजार पहुंच गए। इस बार उन्हें 200 रुपए मिले। भाई, अब तो इन पैसों से मोटा कंबल और दाल दोनों आ जाएंगे और कल से 2 गड्ढे बनाएंगे। रात को दोनों ने पहली बार पेट भरकर खाना खाया। रोटी, दाल और थोड़ा गुड़। घर में सन्नाटा था, लेकिन उनके दिलों में उम्मीद की गूंज थी। भाई देखा, मेहनत कभी भी धोखा नहीं देती। हाँ रे, अगर इंसान सच्चे दिल से कुछ करे तो भगवान रास्ता दिखाई देता है। आसमान में तारे झिलमिला रहे थे और उनके छोटे से घर के भीतर पहली बार रोशनी सी लग रही थी। लेकिन किस्मत कब चैन लेने देती है। एक रात अचानक तेज आंधी चली। छप्पर का एक हिस्सा उड़ गया। ठंडी हवा भीतर घुस आई। भाई देखो, घर की छत उड़ गई। ओह, ये तो बुरा हुआ। दोनों ने किसी तरह पुराने बोरे और लकड़ी के तख्ते से छेद ढका, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि ठंड सीधा शरीर में उतर गई। भाई लगता है अब हमें बुखार चढ़ जाएगा। नहीं रे, तू मजबूत है, सुबह तक संभल जाएगा। पर अगली सुबह सुखवीर सच में बुखार में तप रहा था। अरे सुखवीर, आंख खोल, कुछ खा ले। भाई मुझे ठंड लग रही है। रघुवीर की आंखें भर आईं। वो भागा, लीलावती बुआ के घर गया। बुआ, सुखवीर को तेज बुखार है, कुछ दवा है आपके पास? लीलावती बुआ ने जल्दी से तुलसी, अदरक और शहद का काढ़ा बनाया। ले बेटा, इसे पिला दे और चूल्हे के पास बिठाकर रख। रघुवीर वापस आया और सुखवीर को काढ़ा पिलाया। धीरे धीरे उसका बुखार कम होने लगा। भाई तुम पूरे दिन मेरे पास बैठे रहे, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा। भाई से बढ़कर कोई दवा नहीं होती। कुछ दिन बाद सुखवीर ठीक हो गया। दोनों ने फिर जंगल जाना शुरू किया। इस बार ठंड और बढ़ गई थी, पर अब उनके भीतर डर नहीं था। भाई अब ये ठंड हमें नहीं रोक सकती। सही कहा, ठंड बाहर है पर हमारे दिल में गर्मी है मेहनत की। रघुवीर और सुखवीर के लिए यह ठंड किसी डरावने सपने से कम नहीं थी। उनके पास ना खाने को कुछ था, ना जलाने को लकड़ी। जो थोड़ा बहुत कोयला उन्होंने बचाकर रखा था,
वह भी अब खत्म होने लगा था। रघुवीर ने मिट्टी का चूल्हा देखा, उसमें सिर्फ राख बची थी। भाई अब क्या करेंगे? लकड़ी के लिए जंगल जाए तो ठंड में पैर जम जाते हैं, और घर में रहे तो भूख से जान चली जाएगी। हिम्मत रखो सुखवीर, जब तक सांस है तब तक उम्मीद है। भाई अब तो उम्मीद भी ठंडी लगने लगी है। नहीं रे, देखना सूरज फिर निकलेगा। ठंड चाहे जितनी बड़ी हो, पर इंसान के दिल की आग उससे बड़ी होती है। बाहर गलियों में सन्नाटा पसरा था। लोग अपने घरों से निकलना बंद कर चुके थे। किसी के चूल्हे से धुआं नहीं उठता था। सिर्फ लीलावती बुआ का घर था जहां कभी कभी धुएं की पतली लकीर दिखाई देती। बुआ उम्रदराज थी पर हिम्मती। उन्होंने अपने घर में पुरानी लकड़ियों को जोड़कर चूल्हा जलाया हुआ था। जब उन्होंने देखा कि रघुवीर और सुखवीर के घर से धुआं नहीं उठ रहा, तो उन्होंने अपनी पोती को भेजा। जाओ बेटा, देखो रघुवीर और सुखवीर ठीक है कि नहीं। पोती भागती हुई पहुंची और वापस आकर बोली, दादी, उनके घर में तो अंधेरा है और दरवाजा भी भीतर से बंद है। उन्होंने अपने सिर पर शॉल ली और धीरे धीरे वहां पहुंची। बुआ ने दरवाजा खोला तो देखा दोनों भाई कांप रहे थे और आग बुझ चुकी थी। अरे भगवान, ये क्या हाल बना लिया तुमने। लो बेटा, इससे थोड़ी देर गर्मी मिलेगी। बुआ, अब तो पेट की आग भी ठंडी हो गई है। बुआ की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने दोनों के सामने कुछ रोटियां ही रखी। खाओ बेटा, मैंने गुड़ भी रखा है। कल तक सब ठीक हो जाएगा, बस हिम्मत मत हारना। रात का समय था। हवा इतनी ठंडी थी कि दीवारों से भी बर्फीली नमी टपक रही थी। आसमान में बादल थे। घर के अंदर छोटी सी मोमबत्ती जल रही थी, जिसकी लौ बार बार हिल रही थी, मानो ठंड से वो भी कांप रही हो। भाई अगर कल भी धूप नहीं निकली तो शायद हम। वह वाक्य पूरा नहीं कर पाया। कुछ नहीं होगा रे, देख ये लौ जल रही है ना। जब तक ये जलेगी हम भी जलते रहेंगे उम्मीद में। भाई तुम हमेशा कैसे इतना भरोसा रखते हो? क्योंकि अगर भरोसा चला गया तो जिंदगी ठंड से पहले ही मर जाएगी। रघुवीर बोरा और कुल्हाड़ी लेकर घर से निकला। ठंडी हवा उसकी हड्डियों में उतर रही थी। रास्ते में कोई नहीं था, सिर्फ धुंध और सन्नाटा। हर कदम पर पैर जमीन से चिपक रहे थे। वो जंगल पहुंचा, कुछ लकड़ियां काटी, पर अचानक तेज हवा चली और बर्फ की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ने लगीं। उसने हाथ जोड़े और प्रार्थना की, हे भगवान, बस इतना दे दे कि आज चूल्हा जल जाए। उसने लकड़ियां उठाई और लौटने लगा, पर रास्ते में हवा इतनी तेज थी कि उसका शरीर डगमगाने लगा। उसके होंठ नीले पड़ गए, हाथ सुन्न। वो बर्फ से ढकी जमीन पर गिर पड़ा। सुखवीर, मैं आ रहा हूं रे भाई। बस इतना कहकर उसकी आंखें बंद हो गईं। शाम होने लगी थी। सुखवीर घर में बैठा इंतजार कर रहा था। बार बार दरवाजे की ओर देखता, फिर आंखें बंद कर लेता। भाई कहाँ रह गए? इतनी देर हो गई। बाहर हवा चल रही थी। मोमबत्ती की लौ बुझते बुझते फिर जल उठती थी। रात हुई लेकिन रघुवीर नहीं लौटा। सुखवीर कांपते हुए उठा। मैं अब और हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। जरूर भाई को कुछ हुआ है। वो दरवाजा खोलकर बाहर निकला। हवा ने उसे झकझोर दिया, पर वो डगमगाते हुए जंगल की ओर बढ़ गया। धुंध में उसे कुछ दिखा। जमीन पर लकड़ियों का गट्ठर और उसके पास कोई पड़ा था। भाई रघुवीर। उसने भाई का सिर अपनी गोद में लिया। रघुवीर का चेहरा शांत था। होठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे वो नींद में चला गया हो। सुखवीर की आंखों से आंसू बह निकले। भाई तुमने कहा था ना कि सूरज फिर निकलेगा। देखो तुम्हारे बिना ये ठंड कितनी बेरहम लग रही है। वो देर तक वहीं बैठा रहा। हवा चलती रही और
और धीरे धीरे आसमान में बादलों के बीच से सूरज की हल्की किरण झांकने लगी। सुखवीर ने आसमान की ओर देखा। उसने आंसू पोंछे। भाई, तुम्हारा कहा सच निकला, सूरज फिर से निकला है। वो बोरा उठाकर घर लौटा। लकड़ियां उसने चूल्हे में रखी, आग जलाई, लपटें उठी और कमरे में पहली बार गर्मी फैली। ये आग अब तेरे नाम की है भैया। रघुवीर अब इस दुनिया से जा चुका था, हमेशा हमेशा के लिए। बाहर सूरज पूरा निकल चुका था। ठंडी हवा अब कुछ नरम थी और रामपुर की मिट्टी में रघुवीर की मेहनत और प्यार की खुशबू बस गई थी।